नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि जून 2024 में एग्जाम होने जा रहा है यूजीसी नेट का। तो इसी के लिए बैचेस जो है आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो हमारी संस्था के नंबर पे 9628959237 पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर भी आपको अवेलेबल है। अगर दोनों लेते हैं तो फीस में डिस्काउंट मिलता है। कैसे आपको ऐप पर क्लास मिलेगी, कैसे पीडीएफ नोट्स अवेलेबल होंगे, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। सभी लोगों को नमस्कार, गुड इवनिंग। प्रतिभा जी, वंदना जी, ललिता जी, शिल्पी जी, नीलम जी, सभी लोगों को नमस्कार। आज क्लास ये 4 बजे से ही थी, 5 बजे से पेड क्लास थी, लेकिन आज यूट्यूब में कुछ टेक्निकल इशू के कारण कुछ ऐसा इशू आ गया है कि लिंक कॉपी नहीं हो रहा है पिछले कुछ घंटे से, जिसकी वजह से क्लास पेड वाली नहीं लग पा रही। ये क्लास कल ही शेड्यूल थी, कल ही लग गया था, इसलिए क्लास हो पा रही है, वरना ये भी ना हो पाती। कुछ टेक्निकल इशू यूट्यूब पे आया, सिर्फ यहाँ पे नहीं सभी जगहों पे आया है। तो जो क्लासेस कल से लगी थी या सुबह लगी थी वो चल पा रही हैं। जो अभी अटेंडम में लगी जा रही पेड वाली क्लास कोई लग नहीं पा रही है। तो कुछ यूट्यूब में टेक्निकल इशू आने के कारण तो ये कल लगी थी, इसीलिए जो ये क्लास आपकी हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेशन। सभी लोगों के लिए स्वागत है, आप सभी लोगों का टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, यूजीसी नेट जेआरएफ में ऐसे प्रश्न जो दिलाएंगे आपको सफलता का मतलब यहाँ पे ये है कि वो क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में आते हैं, स्पेशली नेट जेआरएफ। हालांकि ये प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी के लिए भी हैं, लेकिन जून 2024 को फोकस करते हुए ये आपका नेट जेआरएफ का नया बैच स्टार्ट हुआ है। उस पर क्लासेस चल रही ऐप पे। संस्था का नंबर जो मैंने बताया उस पर संपर्क कर सकते हैं और प्रैक्टिस सेशन आपके लिए मैं लाइव लेके आता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ रहा ये स्क्रीन पर पहला प्रश्न। ओम्बुड्समैन की संस्था सर्वप्रथम कहां स्थापित की गई थी? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक है। हमने जनवरी में इस टॉपिक को पढ़ा था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, और उसमें ये बात आई थी ओम्बुड्समैन की संस्था। बहुत ही पॉपुलर प्रश्न रहा है ये, कई बार आपके एग्जाम में आया है कि सबसे पहले कहां स्थापित की गई थी। ठीक है, भ्रष्टाचार पे कंट्रोल लगाने के लिए जो है, आप जानते हैं कि भारत में अगर बात करें तो लोकपाल, लोकायुक्त अधिनियम पारित करके इसकी नियुक्ति की गई थी। लोकपाल जो हम यहाँ बोलते हैं, जिस देश में स्थापित हुआ पहले उसको ओम्बुड्समैन के नाम से जानते थे। तो ओम्बुड्समैन की संस्था सबसे पहले कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में, फिनलैंड में, नॉर्वे में, स्वीडन में। देखिए जल्दी से बताइए कहाँ पे हुई थी। और मैं आपको बता दूं जिस साल हुई थी उस साल का नाम है 1809। 1809 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1809 में हुई थी और ये शुरुआत हुई थी स्वीडन में। कहाँ पे हुई थी? स्वीडन में। ठीक है, स्वीडन देश से हुई थी 1809 में। न्यायिक संस्था है ये। ठीक है, तो जैसे हमारे लोकपाल, लोकायुक्त होते हैं ना, उसी वही संस्था। तो ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में आपके आया हुआ है, कई मरतबा आया हुआ है। इसको अच्छे से याद रखें। कमेंट का रिप्लाई दिए सभी लोग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहां तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है, तथा जहां तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है, किसने कहा था? बोसांके ने कहा था, सर हेनरी मैन ने कहा था, एमपी फॉलेट ने कहा था, हॉब हाउस ने कहा था, किसने कहा था? प्रतिभा जी हड्डी। चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति, आपको पढ़ा है, मैंने आप लोगों को बताया है सामान्य इच्छा के बारे में, कई बार बताया है। हम थिंकर पढ़ते हैं जब रूसो के बारे में, तो वहां पे सामान्य इच्छा के बारे में पढ़ते हैं कि सामान्य इच्छा क्या है लोगों की, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति क्या है कि जहां तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है, जहां तक यह सामान्य है या इच्छा नहीं है। भाई अगर भाई जाहिर सी बात है, हम अगर ये इच्छा करेंगे कि मुझे कोई मोबाइल ऐसे रास्ते में गिरी मिल जाए, तो हम ये थोड़ी सोचेंगे कि नोकिया 1400 मिल जाए हम ये सोचेंगे आईफोन मिल जाए। यानी हमारी इच्छा क्या होगी? सामान्य नहीं होगी, इच्छा सामान्य नहीं है। और जहां तक इच्छा सामान्य है, नॉर्मली अगर सोच लें यार कोई एक आध मोबाइल मिल जाए, बस काम भर का कीपैड वाला भी, तो वो सामान्य, वो अगर ये सामान्य है तो वो इच्छा ही नहीं है कि कोई इंसान सामान्य इच्छा कर नहीं सकता। तो यह आपत्ति दर्ज की थी, किसमें की गई थी? इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा हॉब हाउस। कौन होगा? हॉब हाउस। हॉब हाउस साहब थे, ये बात इन्होंने कही थी।
उन्होंने समान इच्छा के सिद्धांत की आलोचना करते हुए ये बात कही थी कि जहां तक इच्छा है, इच्छा सामान्य नहीं हो सकती, और अगर सामान्य है तो वो इच्छा नहीं हो सकती। ये बात इन्होंने यहाँ पे कही थी। तो आंसर आपका सही है हॉब हाउस, ये डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है और फिर यहाँ पे कूट दिया हुआ है, कूट देख के बताना है कि प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक, चलिए सूची 1 को सूची 2 में मिलाते हैं, प्रश्न का आंसर क्या होता देखते हैं। सॉरी, ये एक तरफ दिए हैं दादा भाई नौरोजी, विचारक के नाम है दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जयप्रकाश नारायण। दूसरी तरफ अवधारणा दी है न्यासिता यानी ट्रस्टीशिप, संपूर्ण क्रांति, अपवहन सिद्धांत, अंतरराष्ट्रवाद। अब ये देखिए आपको यहाँ पे कूट दिया हुआ है, कूट भी आप देख लीजिए, कूट देख लीजिए यहाँ पे दिया है, ये दो बार दे दिया है, इसको एक ही बार करिएगा। ठीक है, 3 4 1 2 2 1 4 3 3 1 4 2 2 4 1 3, ये कूट दिया है। चलिए इस कूट को कूट देते हैं, मिला देते हैं। गुड इवनिंग करुणा जी, कूट को मिला देते हैं। देखिए आपको अभी मैं अगर बात करूं, रिसेंटली मैंने आप सभी लोगों को अभी हाल ही में पढ़ाया था महात्मा गांधी के बारे में, यूट्यूब पे पढ़ाया था, आप लोग देखे होंगे। तो आपको मैंने बताया था कि महात्मा गांधी ने एक थ्योरी दी थी, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था, मैंने बताया था। तो ये इनका कनेक्शन किससे है? ट्रस्टीशिप की थ्योरी से है, न्यासिता की थ्योरी से है। अभी मैं रिसेंटली पढ़ाया भी था। अपवहन सिद्धांत नौरोजी जी ने दिया था, डेन थ्योरी। दादा भाई नौरोजी आपको याद है, इन्होंने दिया था धन बहिर्गमन का सिद्धांत कि अंग्रेज सारा हमारा पैसा लेके चले जा रहे हैं। तो ये ए का तीसरा सही हो गया। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर अंतरराष्ट्रवाद की बात, और जयप्रकाश नारायण एक बचा है, तो इनका संबंध किससे? संपूर्ण क्रांति से। यानी ऑप्शन सही है 3 1 3 1 4 2, यह ऑप्शन आपका यहां पे सही है। 3 1 4 2 किस में आ रहा देखते हैं। 3 1 ये रहा, 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में है ये। जिन्होंने सी दिया है उनका आंसर यहाँ पे क्या होगा? पूरी तरीके से सही होगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही, जो ब्यूरोक्रेसी से प्रश्न है, हर्बर्ट मॉरिसन का नाम बहुत बार आता है। हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही क्या है? तानाशाही की कीमत है, संसदीय जनतंत्र का मूल है, राजतंत्र की कीमत है, संघवाद की कीमत है। ये यहां पे इन्होंने बताया है। चलिए बताइए, हर्बर्ट मॉरिसन की बात अगर हम करें तो इनके बारे में जान लीजिए। हर्बर्ट मॉरिसन साहब क्या थे? एक ब्रिटिश श्रमिक नेता थे हर्बर्ट मॉरिसन साहब। ब्रिटेन से बिलोंग करते थे। गुड इवनिंग नीरज जी। तो ब्रिटिश श्रमिक नेता हुआ करते थे और इन्होंने ब्रिटिश कैबिनेट में गृह सचिव का पद देखा है, विदेश सचिव का पद देखा है, यहां तक कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट में कैबिनेट में उप प्रधानमंत्री का पद भी ये देख चुके हैं, उस पद पे ये रह चुके हैं। ठीक है, अब इनके अनुसार नौकरशाही की बात जब करते हैं कि हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही क्या है, तो ये कहते हैं संसदीय जनतंत्र का मूल्य है। संसदीय जनतंत्र तो पार्लियामेंट्री सिस्टम होती है, हमारे यहाँ लोकतंत्र भी है। तो संसद में क्या होता है, आपको मैंने बताया था, संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा हमारे यहाँ। तो लोकसभा के सदस्य को जनता क्या करती है? प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, और जिसको बहुमत देती है वही लोग क्या करते हैं? केंद्र में यानी भारत सरकार का निर्माण करते हैं और फिर वही सरकार चलाते हैं देश में, केंद्र सरकार। तो जनतंत्र भी है और संसदीय भी है। तो ब्यूरोक्रेसी क्या है? संसदीय जनतंत्र का मूल है। ये तो आपको हो गया। ब्यूरोक्रेसी का मतलब नौकरशाही, जिसमें सिविल सर्वेंट आते हैं, सरकारी जो अधिकारी होते हैं, IAS PCS ये सब आते हैं। तो ये जो संसद में लोग चुन के जाते हैं ना, उनको एक तरीके से एडवाइस देना, UPSC रैंक के ऑफिसर होते हैं, एडवाइस देना, इनके सचिव के रूप में काम करना, सलाहकार के रूप में काम करना, और शासन यानी शासन क्या होता है? नेता जिसमें आते हैं, प्रशासन जिसमें अधिकारी आते हैं। तो शासन के थ्रू जो आदेश मिलता है, ये नौकरशाही, ये ब्यूरोक्रेसी, उसका क्या करते हैं? पालन करते हैं, उस सरकार की नीतियों को लागू करने का काम करते हैं कहीं ना कहीं। तो आंसर आपका सही है बी इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, नमस्कार अलका जी। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या है? ये सही है।
अगला प्रश्न, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत सूत्रपात किसने किया था? J.S. मिल साहब ने किया था, डार्विन साहब ने किया था, कोल ने किया था, ये इन्होंने किया था, और बेंथम ने किया था। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, देखिए आनुपातिक का मतलब उन्हीं के अनुपात में प्रतिनिधित्व करना, जिसकी जितनी जनसंख्या उसी के अनुपात में क्या करना, प्रतिनिधित्व करना। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का सूत्रपात किसने किया था? ये जिसने भी किया, अभी आप बताइए, तो तभी बता रहा हूं मैं कि अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहा है। किसके लिए? जो अल्पसंख्यक होते हैं, माइनॉरिटीज में जो लोग होते हैं, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए, ठीक, ये ज्यादा प्रभावशाली रहते हैं ये प्रणाली, कि अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज वाले लोग हैं उनको भी क्या मिले, रिप्रेजेंटेटिव करने का मौका मिले, रिप्रेजेंट करने का। और इसका उद्देश्य क्या होता है? राजनीतिक दलों को विधानमंडल में प्राप्त मतों के आधार पर प्रतिनिधित्व देना। प्राप्त मत जितने विधानमंडल में वोट मिलते हैं उसके आधार पे रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधित्व जो है देना। और इसकी शुरुआत जो सूत्रपात जिन्होंने किया था वो J.S. मिल साहब ने किया था, जॉन स्टुअर्ट मिल साहब ने किया था। बिल्कुल ए आंसर यहाँ पे क्या है जो बता रहे हैं उनका आंसर सही है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न, कौन सी समस्या तुलनात्मक राजनीति की समस्या नहीं है? प्रवृत्तियों की समस्या, धार्मिक मतभेद की समस्या, वैचारिक संरचना की समस्या, भाषा और संस्कृति की विविधता की समस्या। कौन सी समस्या तुलनात्मक राजनीति की समस्या नहीं मानी जाती है? यह आपको बताना है कि भैया ऐसी कौन सी समस्या है जो तुलनात्मक राजनीति की समस्या नहीं है। ठीक है, देखिए आपको बता दें कि आमंड और पावेल का नाम अक्सर मैं तुलनात्मक राजनीति में लेता हूं। आमंड और पावेल बहुत पूछे आते हैं। तो यहां पे हम बात करते हैं आमंड साहब की। आमंड साहब ने क्या किया, तुलनात्मक राजनीति में, कंपेटिटिव पॉलिटिक्स की समस्या में कुछ चीजों को शामिल किया। आमंड और पावेल साहब की बात हो रही, यहाँ पे आमंड साहब की हम बात कर रहे हैं। आमंड साहब ने क्या किया, उल्टा लिख दिया मैंने, आमंड है ना, ये आप की मात्रा होगी। आमंड साहब ने जब तुलनात्मक राजनीति की समस्या की बात की, 3-4 में से 3 चीजों को शामिल किया कि जब हम तुलनात्मक राजनीति की बात करते हैं, राजनीति की तुलना करते हैं, तो उसमें कुछ समस्याएं आती हैं। प्रवृत्तियों की समस्या आती है, ठीक है, वैचारिक संरचना की समस्या आती है, विचारों मतभेद होता है, भाषा और संस्कृति की विविधता के कारण समस्या आती है। लेकिन उन्होंने धार्मिक मतभेद की समस्या को जो है तुलनात्मक राजनीति की समस्या में शामिल नहीं किया है। ठीक है, कोई अभी इसका ऑथेंटिक डेट नहीं है नेहा जी, और मुझे तो लग रहा है इलेक्शन बाद होगा शायद, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि अभी आयोग का ही कुछ क्लियर नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो ये चुनाव के बाद ही संपन्न हो पाएगा। तैयारी आप लोग करते रहिए, पूरी उम्मीद मत छोड़िए। ठीक है, तो धार्मिक मतभेद की समस्या को तुलनात्मक राजनीति की समस्या में नहीं रखा है आमंड साहब ने, इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न कथन कारण का है, कथन कारण का प्रश्न है यहां पे, और इसको ध्यान से पढ़िएगा और फिर इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। ठीक है, कथन कारण का प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, अरस्तु के अनुसार राज्य व्यक्ति का क्या है, पूर्वगामी है। अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है, व्यक्ति का पूर्वगामी है। कारण, अरस्तु के अनुसार राज्य एक नैसर्गिक संस्था है। तो क्या ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं है। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है नहीं है, और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है कि दोनों सही है और व्याख्या है। आपको ये बताना है, जल्दी से बताइए। बढ़िया है, बढ़िया है नेहा जी, एकदम बढ़िया है। ठीक है, हम हफ्ते में 3 दिन लाइव रहते हैं। आज था 4:30 बजे से रहते हैं, आज टेक्निकल इश्यू है यूट्यूब में जिसकी वजह से क्लास नहीं लग पा रही है, तो 5 बजे से क्लास ये ले रहे हैं। आपको जान लीजिए आज कौन सा दिन है, आज है ट्यूसडे। तो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 3 दिन हमारी क्लास रहती है 4 बजे से। ठीक है, तो आंसर बताइए सर क्या होगा। अरस्तु क्या कह रहे हैं कि राज व्यक्ति का पूर्वगामी है, और अरस्तु के अनुसार राज एक नैसर्गिक संस्था है। देखिए अगर हम बात करें, अरस्तु कहता है राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, यानी राज्य क्या है, व्यक्ति से पहले है।
राज्य व्यक्ति से पहले है, तो बिल्कुल सच बात है। अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है, व्यक्ति से पहले पहले राज्य आता है, उसके बाद व्यक्ति। अरस्तु के अनुसार राज्य एक नैसर्गिक संस्था है। नैसर्गिक को दूसरे शब्दों में हम कहते हैं प्राकृतिक। क्या कहते हैं, प्राकृतिक कहते हैं। तो बिल्कुल है, अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है, एक प्राकृतिक संस्था। भैया जब राज्य व्यक्ति से पहले है, यानी राज्य की उत्पत्ति का जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, जिसमें कहा गया है कि लोगों ने आपस में समझौता करके अपनी सारी शक्तियां किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सौंपी और उससे राज्य की उत्पत्ति हुई, तो ये तब होगा ना जब व्यक्ति पहले आएगा, राज्य बाद में होगा। तो यहाँ पर अरस्तु क्या कहता है कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, यानी राज्य क्या था, व्यक्ति से पहले था। अरस्तु के अनुसार बिल्कुल सही है, जब राज्य पहले से था, व्यक्ति बाद में आया, तो राज्य एक प्राकृतिक संस्था हुई कि रहिए भैया राज्य तो नेचुरल है, पहले से था, व्यक्ति बाद में आए। तो दोनों सही हैं, लेकिन ये व्याख्या नहीं करते हैं, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहे हैं कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, ये होगा। तो यहाँ पे ये व्याख्या नहीं है डियर, ठीक है, बस व्याख्या, लेकिन सही जो है दोनों है। तो सी आंसर अरुण कुमार जी ने दिया है यहाँ पे, उनका आंसर यहाँ पे क्या है, क्लियर है, सही है, ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब समझ गए, राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, तो ये कहीं नहीं कहा गया, इसके ध्यान से वर्ड को सुनिए, सेंटेंस को, राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, लेकिन इसके अंतर्गत ये नहीं कहा गया है कि व्यक्ति बाद में आएगा। ठीक है, तो यहां पे इस आधार पे हम कह सकते हैं व्याख्या नहीं कर रहा है, तो आंसर आपका सही है सी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न, मानव चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है। मानव चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है, स्वतंत्रता का संबंध अधिकारों से है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। कथन किसका, लास्की, हॉब्स, ग्रीन, हेगल। बताइए क्या लिखा नीरज कुमार जी, परिवर्तन की समस्या असर क्या, परिवर्तन मतलब बदलाव, बदलाव की समस्या है भाई। तुलनात्मक राजनीति में बदलाव की तुलना करते हैं कई देशों की हम, तो उसमें कुछ अच्छी चीजें देखते हैं, कुछ पुरानी चीजें हटाते हैं, बदलाव करते हैं, ये भी एक समस्या है, करते रहते हैं तो समस्या होती रहती है। ठीक है, आंसर बताइए, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 8वें प्रश्न का, कि मानव चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है, स्वतंत्रता का संबंध अधिकारों से है तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं। ये बात किसने कही थी, किसने कही थी, किसने कही थी बात। आंसर आ रहा है कि सर, बाकी लोग बताइए। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, इतना टाइम लगाएंगे आप लोग तो कैसे होगा। 4 ऑप्शन है, लास्की, थॉमस हॉब्स, ग्रीन और हेगल। तो इसमें से जो आपका आंसर सही है, करुणा चौहान जी कह रहे हैं सर ए होगा। ठीक है, देखिए और लोग दे रहे हैं आंसर, मैं बता दूं इस प्रश्न का आंसर जो सही है वो सही है ग्रीन, थॉमस हिल ग्रीन। थॉमस हिल ग्रीन के बारे में बात करें तो थॉमस हिल ग्रीन साहब क्या थे, सकारात्मक स्वतंत्रता, मैंने स्वतंत्रता आप लोगों को पढ़ाया था, बताया था कि स्वतंत्रता 2 तरह की है, सकारात्मक और नकारात्मक। ठीक है, तो सकारात्मक स्वतंत्रता जो है वो ग्रीन साहब उसके पक्षधर थे, और पक्षधर है उनके इस सेंटेंस से मालूम चल जाता है कि स्वतंत्रता, मानव चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है, स्वतंत्रता का संबंध अधिकारों से है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। ये कथन किसका है, थॉमस हिल ग्रीन साहब का है, थॉमस हिल ग्रीन साहब का है। सी इज द करेक्ट आंसर। जिन लोगों ने सी बताया उनका सही है, बी नहीं। शशि कुमार जी कह रहे हैं सर ए होगा, अरुण कुमार जी कह रहे हैं बी होगा, नीलम जी कह रहे हैं बी होगा, नेहा जी ए, नीरज जी सी, प्रतिभा जी सी। जो सी जिन्होंने बताया है उनका आंसर सही है डियर, ग्रीन साहब का स्टेटमेंट, थॉमस हिल ग्रीन। जो विचारक राज्य को संघों का संघ मानते हैं उन्हें कहा जाता है, ध्यान सुनिएगा, राज्यों का संघ नहीं, संघों का संघ मानने वाले को क्या कहते हैं। जो विचारक राज्य को कहते हैं कि संघों का संघ है, एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशंस है, उन्हें क्या कहा जाता है, समाजवादी, संघवादी, अराजकतावादी, बहुलवादी। 4 नाम यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये, वो संघों का संघ का मतलब ये हुआ कि राज्य समुदाय की तरह होते हैं। जिस प्रकार राज्य के अपने कानून होते हैं उसी प्रकार समुदाय के अपने नियम कानून होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, संघों का संघ मतलब ये लोग कहते हैं कि राज्य क्या है, राज्य एक समुदाय की तरह है। जिस प्रकार राज्य के अपने कानून होते हैं उसी प्रकार समुदाय के अपने अपने कानून होते हैं, अपने अपने नियम होते हैं। तो ये इस तरह के विचारक कौन माने, समाजवादी कहेंगे, संघवादी कहेंगे, अराजकतावादी कहेंगे, क्या कहेंगे। 8th का आंसर सी,
नाइन्थ का आंसर बताइए क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का जो आंसर सही है वो सही है बहुलवादी। क्या सही है? बहुलवादी। नाम में ही लिखा है बहुलवादी। बहुल मतलब आप लोग नाम सुने होंगे, लिंडसे, लास्की, बारकर, ये सब इसी में आते हैं। लिंडसे, लास्की, बारकर, ये सब लोग क्या होते हैं? इसी में आते हैं। और ये लोग बहुलवादी, हम नाम में बहु लिखा है मतलब एक से ज्यादा, और संघों का संघ मतलब कई सारे संघ होंगे। तो संघों को समुदाय कहते हैं कि एक समुदाय की तरह होते हैं। जिस प्रकार राज्य का अपना नियम कानून होता है उस तरह समुदाय के अपने होते हैं, और समुदाय एक नहीं कई सारे हैं, तो संघों के संघ। तो ये बहुलवादी विचारधारा में आपको देखने को मिलता है। डी आंसर आया है यहाँ पे, तो बिल्कुल सही है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, राज्यों के लुप्त हो जाने का विचार संबंधित है। राज्यों के लुप्त हो जाने का विचार जो है संबंधित है किससे? उदारवाद से है, समाजवाद से है, साम्यवाद से है, श्रेणी समाजवाद से है। बताइए, राज्य के लुप्त हो जाने का जो संबंध है ये विचार किससे संबंधित है? बताइए। तो आपको मैंने एक बात बताई थी जब मैंने कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ाया था, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जब मार्क्सवाद के बारे में पढ़ाया था, तो उसे मैंने क्या बताया था, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि समाज, इस देश में दो वर्ग हैं राज्य में, एक है अमीर एक है गरीब, और अमीर गरीब का क्या करता है? शोषण करता है। कहते हैं अगर ये वर्ग समाप्त हो जाए तो राज्य भी समाप्त हो जाएगा। ये वर्ग समाप्त हो जाए अमीर गरीब तो राज्य भी समाप्त हो जाएगा, कोई किसी का शोषण नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा शोषण। और अब शोषण नहीं कर पाएगा तो जो उत्पादन के साधन होते हैं उस पे अमीर लोगों का कब्जा होता है।